आया, हम सब की एक ही आवाज़ है, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद का क्या है इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। कौन सुनेगा नौजवानों की फरियाद, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। कौन करेगा रियासत को आबाद, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। हमारे जवान कब होंगे आबाद, जब हुकूमत करेगा आज़ाद। आपकी मेरी क्या है मुराद, चीफ मिनिस्टर बनेगा गुलाम नबी आज़ाद। रियासत की तरक्की की नई बुनियाद, इंशाल्लाह रखेगा आज़ाद। कौन कहता है तजर्बे की मयाद, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। आपके तमाम सवालों के जवाब इसमें आ गए। ये नए स्लोगन्स हैं जो अब आज़ाद साहब की जो रैलीज होंगी वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। इंशाल्लाह यही स्लोगन अब मिलेंगे, इलेक्शन तक आपको यही स्लोगन मिलेंगे। और आप उम्मीद रखिए कि आज़ाद साहब जो होंगे वो रियासत के चीफ मिनिस्टर होंगे और हम भारी अक्सरियत से तमाम सीटें जो हैं उन पर कब्ज़ा करेंगे। लोगों का रुझान जो है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं DPAP जोनल जनरल सेक्रेटरी चिनाब वैली ज़फ़रुल्लाह शेख साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। थैंक यू डेंग साहब। शेख साहब, अगर बात करें, हम आपको देख रहे थे, हम सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, और अगर हम चिनाब वैली की बात करें, काफ़ी ज़्यादा ज्वाइनिंग्स जो है DPAP में हो रही थी, और आपके द्वारा जो है आज़ाद साहब के साथ भी बात जो है वो यूथ की करवाई जा रही थी। क्या कुछ वहाँ पे अभी चल रहा है और किस तरह का रुझान है लोगों का? देखिए डेंग साहब, चिनाब वैली जो है तो वो तो आज़ाद साहब की अपनी घर की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं और आज़ाद साहब चिनाब वैली के रहने वाले हैं। जहाँ तक लोगों के रुझान का ताल्लुक़ है, जोक दर जोक जो यूथ जो है वो आज़ाद साहब की पार्टी को ज्वाइन कर रही है। और जो वहाँ की पब्लिक है, जो पुराने लोग हैं, वो आज़ाद साहब की ने जो 2.5 साल के अरसे में, और जब वो MP भी थे, जो काम किए हैं, तो लोग अपने ऊपर उन कामों का एक एहसान मानते हैं। तो वो इस वक्त ये कहते हैं कि हमें आज़ाद साहब की पार्टी में जाने से हम उनके एहसानात जो हम पर हैं उनको हम अदा करना चाहते हैं। तो बहुत तादाद में लोग जो हैं जोक दर जोक जो हैं DPAP में आ रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। शेख साहब, जिस तरह से आप 2.5 साल का जो कार्यकाल है गुलाम नबी आज़ाद साहब का वो गिनवाते हैं, और भाजपा की अगर हम बात करेंगे या बाकी अदर पार्टीज़ की बात करेंगे, जब सरकारें बनती हैं तो सरकार का तो काम है डेवलपमेंट करना, तो इसमें इतना मतलब सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब का ही नाम लेना किस हद तक जायज़ है? बाकी जो नेता लोग हैं उनकी भी तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगी। देखिए, सरकारें जहाँ तक ताल्लुक़ है, सरकारें बनती हैं, लेकिन हमें देखना है कि सरकारें बन के हमें किसने क्या दिया। इसलिए हम आज़ाद साहब के दौर में जो हमें मिला तो उसमें तो आज़ाद साहब का ही नाम आएगा ना। उससे पहले भी तो सरकारें थी, क्या वो नहीं दे सकती थी? क्या किलोतरान हायर सेकेंडरी को, जो कि बहुत पुरानी हायर सेकेंडरी थी, उसको कॉलेज बनाना उस सरकार का फ़र्ज़ नहीं था? वो भी तो आज़ाद साहब ने बनाया। क्या जितने अस्पताल अपग्रेड किए आज़ाद साहब ने अपग्रेड किए, क्या पुरानी सरकारें नहीं कर सकती थी? जितनी रोडें आज़ाद साहब ने दी, क्या पुरानी सरकारें नहीं दे सकती थी? कहने का मतलब ये है कि जब आज़ाद साहब इक़्तिदार में आए, उन्होंने ही अपने इलाके को देखा और अपने इलाके की तरक्की की, और इसलिए लोग जो है उनकी उस तरक्की को देख के आज़ाद साहब की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे अस्पताल जो थे उन्होंने दिए, तालीमी निज़ाम में कितना सुधार लाया। जहाँ हाई स्कूल थे वहाँ हायर सेकेंडरियाँ दी, जहाँ हायर सेकेंडरी थी उनको कॉलेज दिए गए। और उसके अलावा सड़कों का जितना भी जाल है वो आज़ाद साहब की देन है, उस वक्त की मंजूर शुदा सड़कें हैं। जैसे हमारे 68 किलोतरान रोड की कुशादगी का काम किसने करवाया? पहले भी तो सरकारें थी। भद्रवा रोड को, डोडा भद्रवा रोड है, उसको किसने कुशादा करवाया? और बीकन के हवाले करके उसको कुशादा का काम डबल शिफ्ट में किसने करवाया? डबल शिफ्ट का रुझान जो है स्टेट में किसने लाया? उससे पहले भी तो सरकारें थी, उनको भी करना चाहिए था। जब आज़ाद साहब ने ये सब कुछ
किया, लेकिन उनके जितने भी मंजूरशुदा काम इस वक्त भी चल रहे हैं वो वक्त में मुकम्मल नहीं हुए। जब आज़ाद साहब गए उसके बाद वो काम जो है ऐसे पड़े हुए हैं। जो सड़कें बनी हैं, जैसे आपकी जाई रोड है, आज उसकी हालत देखिए। जाई रोड भी तो आज़ाद साहब ने मंजूर की थी, गुंदो जाई रोड। उसके बाद चंबा रोड की हालत देखिए, जो की तो पड़ी हुई है। बिसोली रोड की हालत देखिए, जो आज़ाद साहब की देन थी, जो की तो पड़ी हुई है। लिंक रोड देखिए, हमारे ये जो भटियास मनो की रोड देखिए, वो अभी भी वह पाया तकमील नहीं पहुंची है। जो आज़ाद साहब का रुझान था डेवलपमेंट का, जो तरीक़ाकार आज़ाद साहब का था, वो बाकी सरकारों ने नहीं किया। लिहाजा लोगों को तो वही दिखाई देना है जो दूसरी सरकारों ने नहीं किया, आज़ाद साहब ने किया। इसलिए तो हम उनको गिनवाते हैं कि आज़ाद साहब ने दिया हमें। शेख साहब, जिस तेज़ी के साथ डीपीएपी में लोग जो हैं शमूलियत कर रहे थे, ज्वाइनिंग कर रहे थे, और उसमें कहीं न कहीं फार्मर एमएलएज़, फार्मर मिनिस्टर्स जिस तेज़ी के साथ आपके साथ जुड़े, उसी तेज़ी के साथ कई लोगों को आपने एक्सपेल कर दिया और कई लोग खुद पार्टी छोड़ कर के जा रहे हैं। जो लोग कल तक आज़ाद साहब की कस्में खा रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद साहब की पार्टी में हमें घुटन हो रही है। देखिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े, ये एक डिसिप्लिन तंजीम है। हमारे कायद जो हैं एक ईमानदार बेदाग कायद हैं, जिनके ऊपर अभी तक कोई भी किसी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा है, किसी घोटाले में मुलव्वस नहीं है। आज़ाद साहब चाहते हैं कि मेरे जो लीडर्स हों वो भी ऑनेस्ट हों। तो जो तंजीम में, अगर हमारी तंजीम में रहकर जिस थाली में खा के उसी को छेद करने की कोशिश करें तो उनको तो एक्सपेल किया जाता है। तंजीम में तो डिसिप्लिन होता है, हर तंजीम डिसिप्लिन से चलती है। इनडिसिप्लिन नहीं होगा। इनडिसिप्लिन जब हुआ था तो कांग्रेस का हाल देखिए आप, क्या हाल हुआ। वो तो इनडिसिप्लिन की वजह से हुआ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नेता जिस किस्म के ऑनेस्ट हैं उसी किस्म के ऑनेस्ट लीडर भी हों, और जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसको एक्सपेल किया जाएगा। जितने जा रहे हैं उससे दुगने आ रहे हैं। आप अभी देखेंगे, आने वाले वक्त में देखेंगे कितने लोग ज्वाइन और कर रहे हैं, मज़ीद लोग आ रहे हैं, मौजूद एमएलएज़ आ रहे हैं, जिनको हम इस वक्त नहीं बता सकते हैं आपके सामने। बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, मुख्तलिफ पार्टियों से आ रहे हैं। आप जोग दर जोग देखिए, 1900 लोगों ने अभी पिछले दिनों ज्वाइन किया एक दिन में। तो डिंग साहब वो भी देखिए ना, अगर जा रहे हैं तो आ कितने रहे हैं। अगर 10 जा रहे हैं, नहीं, भाजपा के लोग भी आ रहे हैं, उनसे भी आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं। भाजपा के क्यों नहीं आ रहे हैं, भाजपा से भी आ रहे हैं, हर पार्टी से लोग आ रहे हैं। जिसको भी हमारा मंशूर पसंद आता है, जिसको भी हमारा काम पसंद आता है, आज़ाद साहब का काम पसंद आता है, वो ज्वाइन कर रहा है। शेख साहब, आज़ाद साहब ने जब अपनी पार्टी बनाई, फाउंडेशन रखी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ख़त्म हो रही है, कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा। लेकिन कर्नाटका जीत गए और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस जो है वो जश्न मना रही है, हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाए। तो कहाँ पे ख़त्म हुई है कांग्रेस पार्टी? देखिए डिंग साहब, अभी एक स्टेट जीतने से या 2 स्टेटें जीतने से हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो कांग्रेस के हाथ नहीं है। आप हिमाचल की मिसाल लीजिए। हिमाचल के लोग जो हैं वो किसी भी गलत किस्म के प्रोपेगेंडे पर वोट नहीं देते हैं। हिमाचल का हमेशा ये रूटीन रही है कि वो एक प्लान के लिए एक पार्टी को देते हैं और दूसरे में चेंज कर देते हैं। और वही कारण है कि वहाँ की तरक्की हुई है। उसी पैटर्न पर देखिए, उसी पैटर्न पर ये जो कर्नाटका का इलेक्शन हुआ है, वहाँ भी लोग तरक्की चाहते हैं, वहाँ भी लोग तामीर और तरक्की चाहते हैं। वो भी किसी मजहबी बहकावे में नहीं आते हैं। लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने कर्नाटका का इलेक्शन जीता। वहाँ के लोग तो तरक्की चाहते हैं, वहाँ के लोग तो डेवलपमेंट चाहते हैं। तो उन्होंने भी हिमाचल पैटर्न पर काम किया। जैसे हिमाचल वाले हर 5 साल के बाद इसको हुकूमत को चेंज करते हैं, वैसे कर्नाटक वालों ने भी किया। आगे आगे देखते हैं ना। तो जम्मू कश्मीर में वो असर दिखेगा, कर्नाटका का असर यहाँ पे पड़ेगा, कांग्रेस को कुछ इससे मजबूती मिलेगी? देखिए डिंग साहब, हमने सारी हुकूमतें देख ली हैं, कांग्रेस भी देख ली है, एनसी भी देख ली है, पीडीपी देख ली है। इस वक्त का युवा जो है, आप देख रहे हो, कोई भी जितने सरकारी मुलाजिम हैं सारे अपने मांगों के लेकर सड़कों पर हैं।
डेली वेजर्स का हाल देखिए, डेली वेजर्स भूखे प्यासे इस शदीद गर्मी में एहतजाज कर रहे हैं। पीएचई वालों का हाल देखिए क्या हाल हो रहा है। चौकीदार्स नंबरदार्स का देखिए, उनकी एजिटेशनें चल रही हैं। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, और बदलाव के लिए अल्टरनेट उनके पास कोई नहीं है। आज़ाद साहब ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो इस स्टेट को इस बहरान से निकाल सकते हैं। तो आज़ाद साहब पर उम्मीदें जो हैं स्टेट की बहुत लोगों की जो उम्मीदें हैं आज़ाद साहब से वाबस्ता हैं कि आज़ाद साहब ही एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो हर खित्ता को यकसा तरक्की देकर यहाँ के जितने भी मसाइल हैं, जैसे मुलाजमीन के मसाइल हैं, पेंशनर्स के मसाइल हैं, डेली वेजर्स के मसाइल हैं, और एसपीओज़ के मसाइल हैं, तो आज़ाद साहब ही एक ऐसा बंदा है कि जो इन तमाम मसाइलों का हल निकाल सकता है। इसलिए आज़ाद साहब के साथ हर जो तंजीम है वो जुड़ रही है। तो इसमें लोगों का जो है, लोग तंग पड़े हुए हैं, लोगों पर दिन दिन नए नए कानून ठोसे जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का चर्चा है, कोई डेवलपमेंटल काम जो है वो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए लोग तंग आ चुके हैं। अब इसका असर क्या है, यहाँ आज़ाद साहब जो है मेजॉरिटी से हुकूमत बनाएंगे और आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। शेख साहब, जब भी सवाल उठता है या आपके जो अपोजिशन में लोग हैं वो ये कहते हैं कि डीपीएपी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो आप उसको सिरे से नकारते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो आज़ाद साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 370 और 35 से टूटने के बाद अगर कुछ जम्मू कश्मीर अच्छा हुआ है तो वो आतंकवाद कम हुआ है और पत्थरबाजी पे जो है रोक लगी है, तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर से एक मौका मिल गया है आप लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाने के लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं और इसीलिए उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके कामों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए डेंग साहब, ये तो एक क्लियर है कि वो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बी टीम और ए टीम तो मैं कांग्रेस को मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, ए टीम तो वो है वो तो जो मुफ्त में इलेक्शन जितवाते हैं। मुझे बताइए कौन सा इनका नेता जो है हिमाचल की कैंपेन पर गया? अगर वो ए टीम नहीं है, वो तो चाहते हैं, उन्होंने तो जीती हुई पंजाब की जीती हुई जो स्टेट थी, जो आज़ाद साहब ने मेहनत करके वहाँ 5 साल मेहनत करके इनको कांग्रेस को हवाले की थी, वहाँ क्या हाल हुआ इनका कांग्रेस का? लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी, उसका फ़ायदा किसको हुआ? कांग्रेस की कमज़ोरी का फ़ायदा तो आम आदमी पार्टी ने उठाया ना। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा है कि बी टीम, अच्छा अब एनसी को लीजिए, एनसी ने बीजेपी के साथ क्या हुकूमत नहीं की? क्या उमर अब्दुल्ला साहब हुकूमत में वजीर नहीं रहे? आप पीडीपी को लीजिए, पीडीपी ने यहाँ हुकूमत नहीं बनाई बीजेपी के साथ। अब आप फैसला कीजिए कि ए टीम कौन है और बी टीम कौन है। इल्ज़ाम तराशी करना तो यहाँ का मामूल है। अब ये हारे हुए लोग जो हैं, जिनको अपना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है, वो हम पर ए टीम और बी टीम के लेबल लगा रहे हैं। वो वक्त फैसला करेगा ए टीम कौन है, बी टीम कौन है। आप इस बयान का समर्थन करते हैं कि आतंकवाद में कमी आई है, पत्थरबाजी ख़त्म हुई है? देखिए, आज़ाद साहब ने ये बताया कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये नहीं कोई अच्छा काम भी करे उसको भी बुरा भला कहो। हमारे नेता जो हैं वो अच्छे काम की तारीफ़ करते हैं, और उन्होंने अच्छे काम की तारीफ़ की। आपको पता है इससे केवल क्या हालात थे, रास्तों पर लोगों को मारा जाता था, कहीं बाहर निकलने का नहीं था। पथराव में कमी आई है, एजिटेशंस में कमी आई है, हालात अच्छे हैं, टूरिस्ट आ रहा है, हमारे जलसे हो रहे हैं। आप बताइए आज़ाद साहब के आने से पहले यह सियासी पार्टियां कहाँ थी? कौन सा जलसा मुझे दिखाइए एक जलसा करके, जितने हमारे नेता ने जलसे किए। आप एक जलसा बताइए इससे पहले रिकॉर्ड, आज़ाद साहब के आने से पहले कोई जलसा हुआ? हमने हज़ारों की तादाद में हमने कश्मीर में जलसे किए। तो लिहाजा देखिए, हालात ठीक हैं, हालात ठीक हुए। अगर बीजेपी सरकार ने हालात ठीक किए वो उनकी अच्छाई है, उसको बयान करना चाहिए। जो बुराई है वो हम बयान करते हैं, जहाँ वो गलत है वो वहाँ हम बताते हैं। जैसे ज़मीन के मसले आए, हमारी पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर तहसील हेडक्वार्टर पर एहतजाज किए, हज़ारों की तादाद में हम रोडों पर उतरे।
मुझे बताइए और कौन सी पार्टी रोडों पर उतरी? फिर हम बी टीम हो गए, ए टीम हो गए। इनको काम करना आता नहीं है, ये इल्ज़ाम तराशियाँ ही सिर्फ करते हैं। ये अपने गिरेबान में झोंक कर देख लें, ए टीम और बी टीम वाले, फिर पता चलेगा। ये खुद जानते हैं कि हम ए टीम हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। शेख साहब, अगर बात करें हम सिक्योरिटी के हवाले से, अपनी पार्टी के मैक्सिमम नेताओं के पास सिक्योरिटी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास भी सिक्योरिटी है, लेकिन बाकी नेताओं के पास सिक्योरिटी क्यों नहीं है? अगर अपनी पार्टी वालों के नेताओं को सिक्योरिटी मिल सकती है तो डीपीएपी के नेताओं को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल सकती? सिक्योरिटी का तल्लुक जहाँ तक है, मैं भी प्रोटेक्टेड पर्सन था, मेरी सिक्योरिटी भी वापस ली गई। मेरे घर में भी गर्द लगी हुई थी, वो भी वापस ली गई। मैंने एक अपना भाई जो पीएचडी था, प्रोफेसर था, उसको खोया हुआ है। हमें भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन जब हालात ठीक हैं तो सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है किसी को? हालात को ठीक हालात अगर ठीक हैं तो सिक्योरिटी है। मुझे बताइए कि हमारे लीडर के अलावा किस पर कितने हमले हुए, कहाँ हमले हुए? हमारे लीडर पर पंजाब में हमले हुए, हमारे लीडर पर कश्मीर में हमले हुए। उसको सिक्योरिटी नहीं दी जाए तो उसको सिक्योरिटी दी जाए कि जिनका कोई सिक्योरिटी के लिए कोई कारण ही नहीं है। अल्ताफ साहब को सिक्योरिटी दी गई है, उसमें कोई कारण नहीं है। देखिए, जहाँ तक अल्ताफ साहब का क्वेश्चन है, उसमें अल्ताफ साहब भी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनको किस बिना पर सिक्योरिटी दी गई, वही उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनके तो नेताओं को भी सिक्योरिटी है, मैक्सिमम नेता जो हैं उनके सबके पास सिक्योरिटी है। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई अंडर थ्रेट है तो उसको सरकार ने सिक्योरिटी दी है तो देनी भी चाहिए। तो बाकी पार्टीज के लोगों को तो कोई थ्रेट नहीं होती है। जो भी थ्रेट होगी, तो जिसको भी थ्रेट होगी तो उसको सरकार ने सिक्योरिटी देनी चाहिए। ये तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि जिसको भी थ्रेट है तो उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए। शेख साहब, जितना कांग्रेस डीपीएपी के नेताओं पे हमला करती है या डीपीएपी के नेता कांग्रेस की बात करते हैं, उतना रूलिंग पार्टी भाजपा ना ही डीपीएपी की बात करती है, ना ही डीपीएपी के नेता भाजपा की बात करते हैं। ये प्यार मोहब्बत, ये कारण क्या है कि रूलिंग वालों के मतलब कोई बात ही नहीं हो रही है? देखिए ढिंग साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे जो कायद हैं, उनकी हमें हमेशा ये हिदायत रहती है कि आप किसी भी सियासी लीडर या किसी पॉलिटिकल पार्टी की खिलाफत नहीं करोगे। हमें अपने काम से काम है, हम अपना काम गिनाएंगे लोगों के सामने, हम लोगों के सामने अपना काम रखेंगे। जो हमारे 2.5 साल में हमारे कायद ने किए हुए हैं, हम लोगों के सामने वही लेकर जाएंगे। तो हमें ज़रूरत क्या है किसी की खिलाफत करने? हमारे कायद ने आज तक किसी भी कैंडिडेट जो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे उनकी खिलाफत नहीं की है, तो हम क्यों किसी की खिलाफत करें? खिलाफत से क्या मिलता है? इखलाक जो है, इखलाक तो अपनी जगह है। अब किसी को गालियां बकने से, आज मैं कहता हूं कि आज तक हमारे कायद जो थे, आप पिछले बयान देख लीजिए, कुछ कांग्रेस के लीडरों के, कस्में कर के कहते हैं, आज़ाद साहब की तारीफ़ें करके उनका मुंह थकता है, लेकिन आज वो उसी मुंह से खिलाफत करते हैं। तो वो लोग जानते हैं, लोग जजेस हैं, लोग जानते हैं कि भाई कल अगर ये अच्छा था तो आज कैसे बुरा हो गया। तो इसलिए किसी की खिलाफत हम क्यों करें? हमारा जो कायद है, उनकी हिदायत है कि हम किसी भी पार्टी की या किसी भी लीडर की खिलाफत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे कामों की तारीफ़ कर सकते हैं, 370-35 से टूटने के बाद यहाँ पे आतंकवाद कम हुआ, पत्थरबाजी कम हुई, ये बात लोगों को शेयर कर सकते हैं, तो जो नुकसानात हुए हैं हमारी स्टेट को, जो बाहर के राज्यों के लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिल रही हैं, बाहर के राज्यों के लोगों के यहाँ पे इलेक्शन कार्ड्स बन रहे हैं, वो भी अब वोटर राइट्स उनको मिल रहे हैं, बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीद सकते हैं, बाहरी राज्यों की कंपनीज़ को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीनें मिल रही हैं, तो उसको अपोज़ करना क्या मतलब कोई खिलाफत होती है? अभी देखिए, ज़बानी खर्चा करके ये चीज़ें हल नहीं होंगी।
लोगों को अवेयर तो कर सकते हैं ना कि हो क्या रहा है, गलत लोगों क्या हो रहा है। में अगर आप लोग ये खुद बोल सकते हैं कि लोग अच्छा क्या हो रहा है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं आपके साथ गलत क्या हो रहा है। वो तो हम बताते हैं। उसीलिए तो आज़ाद साहब स्टेट में आए हैं। वही तो कारण है। वही तो हम बता रहे हैं कि भाई आपका नुकसान क्या हुआ है, फ़ायदा क्या हुआ है। वही लेकर तो हम लोगों में जा रहे हैं। देखिए, हमारे कायदे ने बोला कि हम स्टेट को वापस लाना है, यहाँ की ज़मीन की जो है प्रोटेक्शन करनी है, आपकी नौकरियों की प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए तो किसी हुकूमत का आना ज़रूरी है ना। जब किसी की हुकूमत आएगी, जब हमारे इख्तियार हमारे पास आएगा, फिर ही तो वो हो सकता है। आज अपोजिशन में रह के हम स्टेट को कैसे वापस ला सकते हैं। जैसे आपके ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें वो एजिटेशन करनी पड़ी। तो उन्हीं चीज़ों को तो हम हाईलाइट कर रहे हैं पब्लिक में कि हमारे नुकसानात क्या हैं, हमारे स्टेट टूटने से हमारे नुकसानात क्या है और हमारे फ़ायदे क्या हैं। जफ़र साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, और जो कुछ समय के बाद जो चिनाब वैली के प्रोग्राम्स हैं आज़ाद साहब के, क्या कुछ कहना चाहेंगे वहाँ की जनता से भी? जनता जो है आज जज है, जनता सब कुछ जानती है। आज का वो पुराना ज़माना नहीं है कि भेड़ बकरी की तरह वोटर को बेचा जाता था। आज हमारे नौजवान जो हैं पढ़े लिखे हैं, वो अपना मुस्तकबिल जानते हैं और उनको पता चल चुका है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ही एक ऐसे लीडर हैं स्टेट के कि जो यहाँ हमारी भलाई कर सकते हैं। अब इस वजह से हमारे कई जगह हमें सुनने में आया, हम सब की एक ही आवाज़ है, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद का क्या है इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। कौन सुनेगा नौजवानों की फरियाद, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। कौन करेगा रियासत को आबाद, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। हमारे जवान कब होंगे आबाद, जब हुकूमत करेगा आज़ाद। आपकी मेरी क्या है मुराद, चीफ मिनिस्टर बनेगा गुलाम नबी आज़ाद। रियासत की तरक्की की नई बुनियाद इंशाल्लाह रखेगा आज़ाद। कौन कहता है तजर्बे की मयाद, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। आपके तमाम सवालों के जवाब इसमें आ गए। ये नए स्लोगन्स हैं जो अब आज़ाद साहब की जो रैलीज़ होंगी वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। इंशाल्लाह यही स्लोगन अब मिलेंगे, इलेक्शन तक आपको यही स्लोगन मिलेंगे। और आप उम्मीद रखिए कि आज़ाद साहब जो होंगे वो रियासत के चीफ मिनिस्टर होंगे और हम भारी अक्सरियत से तमाम सीटें जो हैं उन पर कब्ज़ा करेंगे। लोगों का रुझान जो है वो आज़ाद साहब की तरफ है। लोग जो हैं जोक दर जोक ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन एक ही कमी हम में है कि हम आज़ाद साहब का पैगाम जो है घर घर पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं। उसकी कोशिशें हम जारी कर रहे हैं। चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे कुछ जो जज्बात की तर्जुमानी की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शेख ज़फ़रुल्लाह साहब, जो कि ज़ोनल जनरल सेक्रेटरी चिनाब वैली DPAP हैं, और आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफ़ाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।